हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 8 का जो अध्याय 1 है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसके ऊपर महत्वपूर्ण परिभाषाएं, मतलब इस चैप्टर में जितनी भी परिभाषाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि अगर परीक्षा में कोई परिभाषा पूछी जाती है इस चैप्टर के ऊपर तो आप उसके बारे में आसानी से लिख पाओ। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हिंदी मीडियम को आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हिंदी मीडियम एकेडमी के नाम से चैनल है, इसको ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जो ये चैप्टर है इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि फसल किसे कहते हैं या फिर फसल की परिभाषा बता दो। ठीक, तो फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला, पौधे एक ही किस्म के होने चाहिए। दूसरा, कि वो बड़े पैमाने पर उगाए जाने चाहिए। बड़े पैमाने का मतलब क्या है कि बहुत सारे पौधे एक साथ उगाए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 2 पौधे लगा दिए और उसे आप फसल बोलोगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पौधे होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बताऊं तो मान लो आपने खेत में बहुत सारे पौधे गेहूं के उगाए हैं, तो क्योंकि ये बहुत सारे पौधे हैं मतलब बड़े पैमाने पे हैं, और सारे पौधे गेहूं के हैं मतलब एक ही किस्म के पौधे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं गेहूं की फसल। इसी तरह से मान लो आपने खेत में बहुत सारे पौधे गन्ने के उगाए हैं। अब देखो, सारे पौधे गन्ने के हैं मतलब एक ही किस्म के हैं, और क्योंकि बहुत सारे उगाए हैं मतलब बड़े पैमाने पे उगाए हैं, तो इसे हम बोलेंगे गन्ने की फसल। तो आपको ये समझ में आ गया कि फसल कहते किसे हैं। इसके अलावा जो अगला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है इस चैप्टर से वो है खरीफ की फसल किसे कहते हैं और रबी की फसल किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती हैं। ठीक है, कौन सी फसलें खरीफ की फसल कहलाती हैं? जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि भारत में वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है, तो आपको याद होना चाहिए जून से सितंबर तक। बहुविकल्पीय प्रश्न में ये बहुत बार आया हुआ है। ठीक, और इसके अलावा खरीफ की फसलों के उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। तो फिर से बोल रहा हूँ, इनके उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद कर लेना। बहुत बार अक्सर ये एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके अलावा अब आते हैं रबी की फसल किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। इनका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी, ये सब क्या है? रबी फसल के उदाहरण। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो, जो अगली परिभाषा आपको याद रखनी है वो है जुताई किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं? ज़्यादातर हल से करते हैं या ट्रैक्टर से करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, खेत की मिट्टी जब कठोर हो चुकी होती है तो उसको हल चला के या फिर ट्रैक्टर से उसकी मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है, ताकि जो पौधे की जड़ें हैं उसमें आसानी से नीचे तक जा सकें। ठीक है, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी तो आपको ये समझ में आ गया जुताई किसे कहते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है खाद किसे कहते हैं या उर्वरक किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो मतलब ये मिट्टी के पोषक स्तर को बढ़ाते हैं। हालांकि खाद और उर्वरक में अंतर होता है। खाद का मतलब यहाँ क्या है? जो हम प्राकृतिक रूप से खेतों में बनाते हैं, जैसे गोबर की खाद। उर्वरक का मतलब क्या है? उर्वरक का मतलब है वो चीज़ें जो हम फैक्ट्री में तैयार करते हैं और खेतों में छिड़कते हैं ताकि उनका पोषक तत्व मिट्टी का बढ़ जाए। ठीक है, तो मतलब खाद हम प्राकृतिक रूप से तैयार करते हैं मेनली, और उर्वरक हम फैक्ट्रीज में तैयार करते हैं केमिकल से, रसायन से। ठीक, इनके ऊपर अंतर पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है उर्वरक और खाद में अंतर बता दो। तो यहाँ पे उर्वरक है, यहाँ पे खाद, दोनों ही मिट्टी की पोषक शक्ति को बढ़ाते हैं, उनमें पोषक तत्व बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है? ये केमिकल से बनते हैं, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, जबकि ये प्राकृतिक रूप से, ठीक है, जैसे गोबर की खाद हो गई, ठीक है, या फिर सब्जियों के छिलकों वगैरह को सड़ा के बनाया जाता है। तो यहाँ पर इनके बीच में ये अंतर लिखा हुआ है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको भी रख लिया है। तो उर्वरक के बारे में क्या है? उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, मतलब इसमें कार्बन नहीं होता है। ठीक, जबकि खाद क्या होती है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक, उर्वरक के बारे में दूसरा क्या है कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, जबकि खाद कहाँ बनाई जाती है? खाद खेतों में बनाई जाती है।
ठीक है। जो उर्वरक होते हैं इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है क्योंकि ये केमिकल से बने हैं। ठीक है। और जो खाद होती है इससे मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक। और उर्वरक में पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये प्रचुर मात्रा में होते हैं क्योंकि इनमें वही केमिकल डाले जाते हैं। ठीक है। जबकि खाद क्या है, प्राकृतिक है, तो इसमें उतने ज़्यादा पोषक तत्व नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि ये प्राकृतिक है, ठीक, इसलिए ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। जबकि इससे हमारे वातावरण को बहुत सारा नुकसान है क्योंकि इसमें हम केमिकल यूज़ करते हैं, रसायन यूज़ करते हैं। ठीक है। तो खाद उर्वरक से अच्छी कैसे है? ठीक। जबकि इसमें पोषक तत्व कम है तब भी अच्छी क्यों है? क्योंकि ये पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचा रही है या फिर ना के बराबर नुकसान पहुंचा रही है। जबकि उर्वरक हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, भले ही इसमें पोषक तत्व ज़्यादा हो। तो फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि खाद उर्वरक से अच्छी कैसे है। तो जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका प्रमुख कारण है, पहला, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब मिट्टी जो है वो पानी को बहुत टाइम तक पकड़े रह पाती है। कहने का मतलब है मिट्टी में नमी देर तक रह पाती है जब हम उसमें खाद डालते हैं। दूसरा क्या है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि जब मिट्टी को खाद के साथ मिलाया जाता है तो मिट्टी क्या हो जाती है, तब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है एवं सरंध्र हो जाती है। इसका मतलब ये होगा कि अब जो बाहर वातावरण में हवा है, गैस है, ठीक है, वो पौधों की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाएगी क्योंकि वो मिट्टी के नीचे तक वो हवा या गैस पहुंचेगी। तीसरा क्या है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि मित्र जीवाणु, देखो वो जीवाणु हैं जो हमारे पेड़ पौधों के लिए या फसल के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक। अब जब हम खाद डालते हैं, खाद में बहुत सारे प्राकृतिक चीज़ें होती हैं जैसे पेड़ पौधों का सड़ा गला चीज़, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे जो वो जीवाणु है वो उसमें ज़्यादा अच्छे से पनपते हैं। ठीक। जबकि आप उर्वरक डालते हो तो उसमें केमिकल होता है, बल्कि वो उल्टा उनको मार देता है। लेकिन खाद ऐसा नहीं करती है, खाद में सब कुछ प्राकृतिक है, तो यहाँ पर जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है जो फसल के लिए अच्छे हैं। अगला क्या है, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। मतलब मिट्टी ज़्यादा अच्छी होने लग जाती है, ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है। तो आपको ये भी याद रख लेना है, बहुत बार पूछा गया कि खाद के क्या क्या लाभ हैं उर्वरक की अपेक्षा। अब आगे चलते हैं। अब अगली परिभाषा जो आपको याद रखनी है वो है सिंचाई किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। मतलब जब जब फसल को जरूरत है तब तब आप उसको क्या दे रहे हो, पानी दे रहे हो। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं सिंचाई। ठीक। इसके ऊपर भी प्रश्न आया हुआ है कि सिंचाई के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, या फिर सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं बता दो। तो सिंचाई के स्रोत का मतलब है वो स्रोत जहाँ से हमें पानी मिलता है सिंचाई करने के लिए। ठीक। तो कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर, ये सब क्या है, ये सब जल के स्रोत हैं। जल के स्रोत मतलब जहाँ से जल हमें मिल रहा है सिंचाई करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आता है खरपतवार किसे कहते हैं। बहुत बार पूछा गया ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखना। बहुत बार इस चैप्टर में ये पूछा गया, खरपतवार किसे कहते हैं बता दो। ठीक। तो यहाँ पे लिखा है, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। मतलब जैसे उदाहरण दूं मैं, मान लो आपने गेहूं की फसल लगाई हुई है, लेकिन उसमें बहुत सारा घास वगैरह या दूसरे पौधे जो आप नहीं चाहते हैं वो भी गेहूं के साथ उग जाएंगे। तो गेहूं के साथ वो पौधे, घास वगैरह जो आप नहीं चाहते हो लेकिन उग आए हैं, उनको हम बोलते हैं कि वो खरपतवार हैं। ठीक है। अब खरपतवार से नुकसान क्या होगा भाई, देखो, जो खाद आप गेहूं के लिए डालोगे वो खाद वो खरपतवार भी लेंगे। ठीक है। धूप में भी बंटवारा, पानी में भी बंटवारा, मतलब जो फसल के लिए पोषक तत्व हैं या दूसरी चीज़ें हैं उनका वो बंटवारा कर लेंगे, तो इससे फसल कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए जो खरपतवार होते हैं इनको हम निकाल देते हैं खेत से। ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे और उसको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं निराई। मतलब खरपतवार हटाने को क्या बोलते हैं, निराई बोलते हैं। ठीक है। और खरपतवार का हटाना क्यों जरूरी है मैंने भी आपको बताया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। स्पर्धा मतलब उनसे कंपटीशन करते हैं एक तरह से। मतलब जैसे मैंने अभी बोला, जो खाद आप फसल के लिए डालोगे वो खाद ये भी लेंगे। ठीक है। जो धूप फसल के ऊपर आ रही है वो इनके ऊपर भी आएगी,
तो मतलब ये उन सब में क्या कर लेंगे, एक तरह से स्पर्धा करेंगे, कंपटीशन करेंगे, बंटवारा कर लेंगे। तो इससे जो फसल की वृद्धि है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक। और कुछ खरपतवार तो कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं, इसीलिए इनको हटाना जरूरी हो जाता है। और इनके हटाने को क्या बोलते हैं, निराई। ठीक है, तो आप ये जरूर याद रखना, निराई कहते किसे हैं और खरपतवार को हटाना जरूरी क्यों होता है। अब इसके बाद देखो, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली परिभाषा है वो है खरपतवार नाशी किसे कहते हैं। ठीक है, तो खरपतवार नाशी, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, खरपतवार नाशी मतलब खरपतवार का नाश करने वाला। तो इसकी परिभाषा है, रसायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रित किया जाता है जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे रसायन जिनका उपयोग खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D। ठीक है, मतलब ये रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं जिनका छिड़काव किया जाता है खेतों में। इससे क्या होता है, खरपतवार वाले पौधे मर जाते हैं लेकिन फसल को कोई नुकसान नहीं होता। ठीक, तो ये भी समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो, जो अगली परिभाषा इस चैप्टर से पूछी जाती है वो है कटाई किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है, फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। अब इसके बाद जो अगली परिभाषा पूछी जाती है वो थ्रेसिंग किसे कहते हैं। तो थ्रेसिंग किसे कहते हैं, दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। मतलब आपने मान लो गेहूं की फसल काटी, उसके दाने आप बाकी हिस्से से अलग करना चाहते हो, बाकी भूसे से अलग करना चाहते हो, तो दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाएगा, थ्रेशिंग कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और परिभाषा बचती है इस चैप्टर में जो बहुत बार पूछी गई है, वो है पशुपालन किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम खेती करते हैं उसमें पौधे उगा रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, वैसे ही हम जानवरों को पालते हैं, पशुओं को पालते हैं। तो बड़े पैमाने में पशुओं को पालना क्या कहलाता है, पशुपालन। तो यहाँ पे लिखा है, घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं मुझे लगती थी इस चैप्टर से पूछी जा सकती हैं वो सभी मैंने आपको बता दी। ठीक है, और इसी तरह से मैं बाकी चैप्टर्स के भी ऊपर वीडियोस लाऊंगा। साथ ही इस फुल चैप्टर को भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ाऊँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में।